हेलो एवरीवन, लखनऊ नमा अकेडमी पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम जो पिछली क्लास हमने शुरू की थी अर्ली टर्किश इन्वेजन से, उसकी नेक्स्ट क्लास में है। तो इस क्लास में हम पार्ट 2 की बात करेंगे, अर्ली टर्किश इन्वेजन के पार्ट 2। इसमें जो हमने पिछली क्लास में कवर किया था, जैसे कि हमने पिछली क्लास में कवर किया था प्रारंभिक तुर्की आक्रमण। प्रारंभिक तुर्की आक्रमण में हमने कवर किया था तुर्क कौन है, तुर्कों का इस्लाम से क्या संबंध है, प्रारंभिक तुर्क कौन हुए, अलब्तगीन, सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी तक हम लोग पहुंच गए थे। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, मेरा नाम मोना परमार है और मैं आपको मिडिवल एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ। बाकी आप सभी मेरे बारे में जानते हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास जो हमारी रहेगी वो जो महमूद गजनवी के भारत पर 17 आक्रमण हैं, सैन्य अभियान बोल लीजिए, आक्रमण बोल लीजिए, उनको लेकर रहेगी। अच्छा, इस क्लास को कवर करने का मेरा उद्देश्य ये है कि हम लोग वनडे एग्ज़ाम के लिए आक्रमण जानते हैं कुछ मेन, जैसे कि उसका जो है नगरकोट का आक्रमण है, सोमनाथ का आक्रमण है, जयपाल पर उसका सैन्य अभियान है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन एक बार हम सीरीज़ से उसके 17 आक्रमण देख लेते हैं। 17 याद करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब भी हम महमूद गजनवी के आक्रमण के बारे में लिखना होता है या तुर्की आक्रमण के बारे में लिखना होता है, तो हम अगर 2-3 आक्रमण हमें याद रह जाते हैं 17 में से, तो वो हमारे आंसर को थोड़ा इनरिच कर देते हैं और उसमें हमें नंबर अच्छे मिल जाते हैं। बाकी 17 आक्रमण ऐसा नहीं है कि आप सभी को याद करने हैं। तो आगे चलते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जब महमूद गजनवी को खलीफा के द्वारा मान्यता मिल गई शासन करने की, तो जिस समय उसका मानाभिषेक या उसको मान्यता मिल रही थी, तो उसी समय जो महमूद गजनवी था उसने प्रतिज्ञा की थी कि वो काफिरों के विरुद्ध जो है हर साल सैन्य अभियान करेगा। ठीक है, तो काफिर का मतलब होता था उस समय कि जो लोग एक तरीके से गैर इस्लामिक थे या फिर इस्लाम को नहीं मानते थे, तो उनको ये जो तुर्क थे काफिर बोलते थे। तो उन्होंने इसने प्रतिज्ञा की कि मैं जो है काफिरों के विरुद्ध जिहाद यानी कि धर्म युद्ध करूँगा हर साल, इस तरीके की प्रतिज्ञा थी। अब इसको जो एक तरीके से राज सिंहासन मिला था या गजनी के शासक के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी, वो 997 और 998 के बीच की बात है। लेकिन उस समय क्या हुआ कि खुरासान में विद्रोह हो गया, और खुरासान में विद्रोह की वजह से ये खुरासान में विद्रोह हुआ, जिसकी वजह से जो इसकी प्रतिज्ञा में ये हुआ था कि मैं हर साल सैन्य अभियान करूँगा काफिरों के विरुद्ध, यानी कि इसका मेन ध्यान मतलब जो ध्यान था वो भारत की तरफ था। तो उसमें क्या हुआ कि 2 साल की देरी हो गई, यानी कि वो खुरासान के विद्रोह की वजह से ये 998 या 999 में सैन्य अभियान नहीं किया। और इसका जो सैन्य अभियान हुआ वो हुआ फिर जाके सन 1000 से 1027 के बीच। तो 1000 से 1027 के बीच इसने भारत पर 17 सैन्य अभियान किए। कितने टोटल किए? 17 सैन्य अभियान किए। अब हम देखेंगे कि इन आक्रमणों, जब हम 17 आक्रमण देखेंगे तो हम देखेंगे लगभग सभी आक्रमण जितने भी सैन्य अभियान हुए उसमें महमूद गजनवी विजयी हुआ। और जिसका कारण क्या था कि इनकी जो निरंतरता थी आक्रमण की वो बहुत जल्दी थी। दूसरा, शक्ति तो थी नो डाउट, अगर इनके अंदर शक्ति नहीं होती, तुर्की जो थे अगर इनके अंदर शक्ति नहीं होती तो इतने आक्रमण में विजयी नहीं होता। साहस था, महत्वाकांक्षाएं थी, महत्वाकांक्षा चाहे फिर वो धर्म को लेके हो या लूट या संपत्ति को लेके हो, लालच हो या फिर जो भी था, लेकिन हाँ महत्वाकांक्षा इनके अंदर थी और इनका एक निश्चित उद्देश्य था। ये ऐसे ही नहीं कि मुंह उठाया और चले आए, नहीं, ये एक अपने उद्देश्य के साथ आए थे, चाहे वो संपत्ति का लालच हो या फिर वो इस्लाम को लेके लोग कहते हैं कि इनका प्रचार करना, इस्लाम को बढ़ावा देना और एक तरीके से जिहाद का नारा देके यहाँ पे आए थे। तो ये भी एक कारण हो सकता है। अभी हम कारण और उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ देखेंगे कि इनके आक्रमणों से हमें क्या मिलता है, कि मतलब आक्रमण जो था वो संख्या में अधिक थे। 17 सैन्य अभियान कोई मामूली बात नहीं है, वो भी इतनी जल्दी। शक्ति का परिचय देते हैं, साहस का परिचय देते हैं, तुर्कों की महत्वाकांक्षा का परिचय देते हैं, साथ साथ उनके उद्देश्य का परिचय देते हैं। तो ये सब हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं महमूद का प्रथम आक्रमण। तो महमूद का जो प्रथम आक्रमण हुआ
वो पेशावर के विरुद्ध ही हुआ। पेशावर एक तरीके से जो उत्तर पश्चिम भाग है भारत का, अफ़गानिस्तान वाला क्षेत्र, थोड़ा सा भारत का उत्तर पश्चिमी पंजाब से थोड़ा सा ऊपर वाला क्षेत्र है, तो मेनली अफ़गानिस्तान से आसपास का जो क्षेत्र है, तो वहाँ पे जो पेशावर के निकट हिंदूशाही शासक रहते, हिंदूशाही शासकों का हिंदूशाही शासक जयपाल का आधिपत्य था पेशावर पर। तो पहला आक्रमण, इस एक तरीके से इसका सैन्य अभियान जो हुआ वो 11वीं शताब्दी से शुरू हो गए थे। 11वीं शताब्दी में 1000 ईस्वी में इसका पहला सैन्य अभियान जो हुआ वो पेशावर के विरुद्ध हुआ। इसने कुछ पहाड़ी क्षेत्रों को पेशावर के जीत लिया, आधिपत्य कर लिया उन पे। कुछ जो क्षेत्र था उस पे, दुर्गों पे, कुछ दुर्ग थे, दुर्ग मतलब किले थे, उन पे आधिपत्य कर लिया। और सिंधु नदी के किनारे अपनी सेना को इस तरीके से लगा दिया जैसे कि एक सैन्य तैयारी करके ये आया 1000 ईस्वी में और वापस गजनी लौट गया। इतना काम इसने किया कि अपने सैनिकों को लगाया सिंधु नदी के किनारे और पेशावर के कुछ क्षेत्रों पे आधिपत्य कर लिया, वहाँ के कुछ दुर्गों पे आधिपत्य कर लिया। और हिंदूशाही शासक दूसरी तरफ थे। करने के बाद ये गजनी वापस लौट गया। फिर जब इसने एक तरह से पूरा आकलन कर लिया उत्तर भारत के क्षेत्र का, आकलन करने के बाद 27 नवंबर 1001 ईस्वी में ये गजनी से फिर आया। ऐसा नहीं तभी आया तभी आक्रमण हो गया, नहीं, जब ये दोबारा आया है तब इसका 27 नवंबर 1001 ईस्वी में हिंदू शासक, जो हिंदूशाही शासक थे जयपाल, उनके विरुद्ध इसका जो है युद्ध हुआ है। और उस युद्ध में बेसिकली जो जयपाल थे वो पराजित हुए। पराजित होने के बाद उनको ये जो पराजय थी वो सहन नहीं हुई और उन्होंने खुद ही आत्महत्या कर ली। कुछ लोग कहते हैं कि नदी में कूद गए, कुछ लोग कहते हैं कि अपने आग में उन्होंने स्वयं को अर्पित कर दिया, नहीं, स्वयं उन्होंने स्वयं चिता में बैठ गए और भस्म हो गए। तो हम अभी जे.एल. मेहता के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसमें लिखा है कि ये स्वयं आग में कूद गए और इनकी मृत्यु हो गई। तो एक तरीके से इन्होंने आत्महत्या कर ली। तो इसने एक तरीके से जो हिंदूशाही शासक था जयपाल को हटा दिया और वहाँ का जो पेशावर का क्षेत्र था उसको जीत लिया और वहाँ से काफ़ी लूटपाट की। और लूटपाट करने के बाद काफ़ी धन वन लेके ये वापस गजनी लौट गया। उसी बीच एक सिस्तान क्षेत्र था मध्य एशिया में, वहाँ पे इसने अपना विजय अभियान चलाया 1002 और 4 के बीच में। और उसके बाद फिर इसने भारत की तरफ अपना रुझान किया। और भारत की तरफ रुझान करने में जो सन थी उस समय 1004 से 1005 के बीच, इसने भारत पर तीसरा सैन्य अभियान किया या तीसरा आक्रमण किया। ये जो आक्रमण था महमूद गजनवी का, ये बलूचिस्तान के रास्ते होते हुए आया और इसने मुल्तान में लूटपाट की। और मुल्तान में लूटपाट करने के बाद वहाँ पे एक भाटिया राजा हुआ, भाटिया राजा थे। भाटिया राजा बीजी राय बोला जाता है या बाजी बोला जाता है उनको। तो बीजी राय के विरुद्ध इसने आक्रमण किया और उस आक्रमण में बीजी राय जो है पराजित हुए। और पराजित होने के बाद उन्होंने भी अपने आप को, जो तुर्क सैनिक थे उनके हवाले करने की अपेक्षा खुद ही आत्महत्या कर ली। तो उधर से होते हुए इन्होंने जो भाटिया शासक थे उनको जीत लिया, उनके दुर्गों को जीत लिया, मुल्तान में भी लूटपाट की, यानी कि मुल्तान को भी अधीन कर लिया। इस तरीके से इनका तीसरा सैन्य अभियान भी हुआ तुर्कों का। अब जो महमूद गजनवी का चौथा सैन्य अभियान था वो था मुल्तान के कर्मटिया शासक अब्दुल फतह दाऊद के खिलाफ। और तुर्क उसको बेधर्मी भी बोलते थे। तो उसके खिलाफ इसका जो था चौथा सैन्य अभियान था, जो कि 1005 से 1006 के बीच में हुआ। तो उस समय क्या हुआ कि दाऊद ने बिना युद्ध किए अपने आप आत्मसमर्पित हो गया, खुद का आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने के बाद अपना कोस, घोड़े, बहुमूल्य वस्तुएं सब दे के महमूद को प्रसन्न कर दिया। और महमूद भी उसको मुल्तान का अपना अधीनस्थ शासक बना के वहाँ से चला गया। अब इसके बाद क्या हुआ, जब चौथा अभियान करके महमूद वापस गजनी लौट रहा था तो एक हिंदू शासक था नवाशा, जिसने खुद को इस्लाम में धर्म में परिवर्तित कर लिया था। तो महमूद ने नवाशा शाह को अपने जितने भी विजित क्षेत्र थे उनका शासक, यानी कि एक तरह से सैन्य शासन व्यवस्था चलाने के लिए या एक तरह से उसको नियंत्रित करने के लिए नवाशा शाह को वो सौंप के चला गया था गजनी। जब पांचवा सैन्य अभियान हुआ है इसका महमूद का,
तो 5वां सैन्य अभियान उसने नवासा शाह के विरुद्ध ही किया, क्योंकि महमूद के जाने के बाद बीच में जो 6 से और 8 यानी कि 1006 से और 1008 के बीच का जो समय है वो क्या था कि महमूद मध्य एशिया में अपने जो राज्य की सीमा है खुरासान के आसपास की, वहाँ में अपनी सीमा पे व्यस्त था। वहाँ युद्ध चल रहा था उसका, क्योंकि वहाँ भी एक इलक खां करके व्यक्ति था जिसने खुरासान पे आक्रमण कर दिया था। तो अपनी सीमा पे व्यस्त हो गया था महमूद, तो उसने भारत पर 2 साल कोई आक्रमण नहीं किया था। इन्हीं 2 सालों में नवासा शाह ने परिस्थिति का फ़ायदा उठाया, खुद इस्लाम धर्म को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद अपने तरीके से वो उत्तर पश्चिमी भाग पर शासन करने लगा। तो जो 5वां सैन्य अभियान हुआ महमूद गजनवी का, वो नवासा शाह के विरुद्ध हुआ, क्योंकि एक तरीके से नवासा शाह इसको अपने अधीनस्थ बना के गया था और उसने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया नवासा शाह ने इन 2 सालों में। तो 5वां जो सैन्य अभियान हुआ वो नवासा शाह के विरुद्ध हुआ 1007 और 8 के बीच में, ठीक है। और नवासा शाह ने क्या हुआ कि वो जब ये सैन्य अभियान हुआ तो नवासा शाह कश्मीर की पहाड़ियों की तरफ भागने की कोशिश की उसने, लेकिन इसी बीच उसको बंदी बना लिया गया। बंदी बनाने के बाद उसको 4 लाख दिनार जो उसका व्यक्तिगत कोष था उससे उसको वंचित कर दिया गया। तो यहाँ पे नवासा शाह को ख़त्म कर दिया एक तरीके से महमूद गजनवी ने। अब उसका छठा जो सैन्य अभियान होता है वो फिर से हिंदुशाही शासकों के से विरुद्ध होता है। अब हिंदुशाही शासक जयपाल तो ख़त्म हो चुका था, अब उनका जो बेटा हुआ आनंदपाल, तो आनंदपाल ने क्या किया कि वहाँ पे संधि की एक तरीके से महमूद गजनवी से, उसको जो भी पैसा वैसा दे के हर्जाना दे के अपने आप को वहिंद मतलब पेशावर से हट के उसने अपनी राजधानी बनाई वहिंद आनंदपाल ने, और वहिंद में ही वो शासन करने लगा। लेकिन वहाँ पर भी वहिंद पर भी महमूद ने अपना छठा सैन्य अभियान किया हिंदुशाही शासकों के विरुद्ध 1008 से 9 के बीच में। इस सैन्य अभियान को सबसे महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि इस सैन्य अभियान में जो कि छठा सैन्य अभियान था, इसमें एक तरीके से आनंदपाल या हिंदुशाही शासकों की जीत थी, और ये पहला सैन्य अभियान भी था महमूद के खिलाफ भारतीयों की तरफ से जिसमें जन समुदाय की भागीदारी दिखाई दी। ग्वालियर, कालिंजर, अजमेर के राजाओं ने इसका सहयोग किया, प्लस सहयोग करने के बाद जो जन समुदाय था, वहाँ की जो महिलाएं थीं, उन्होंने भी युद्ध के लिए अपने गहने, अपनी चीज़ों का सहयोग किया, पैसे का व्यवस्था की। तो एक तरीके से यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो हिंदुशाही शासक थे उनकी सेनाओं ने इन पे काफ़ी अच्छे से प्रहार किया, और लगभग हार की स्थिति को देख चुका था महमूद गजनवी, तो उसने अपना सिंधु नदी के पीछे लौटने का रास्ता भी बना लिया था कि अगर पराजय होगी तो इस स्थिति में वो ऐसे भाग जाएगा। लेकिन उसी बीच कहते हैं सौभाग्य या भाग्य की बात थी कि महमूद गजनवी के कि आनंदपाल का खुद का हाथी अनियंत्रित हो गया, और जब वो खुद का हाथी अनियंत्रित हुआ तो वो युद्ध भूमि से पीछे भागने लगा, और जब युद्ध भूमि से भागने लगा हाथी, तो जो आनंदपाल की सेना थी उसने समझा कि राजा जो है युद्ध भूमि से पलायन कर दिया है। तो पलायन करने की स्थिति में क्या होता है, सेना युद्ध बंद कर देती है कि युद्ध होना ही नहीं है। तो जब उसकी सेना को गलत संदेश मिला और युद्ध बंद हो गया, तो उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के महमूद गजनवी ने उनके निहत्थे सैनिक या जो सैनिक युद्ध बंद कर चुके थे उन पर आक्रमण कर दिया, और हज़ारों की संख्या में सैनिक मारे गए हिंदुशाही शासक के। तो एक तरीके से महमूद गजनवी की ये विजय ही हुई, और इस विजय के बाद यहीं से जब वो लौट रहा था अपना संपत्ति, उसको मेन जो काम था उसका था कि सैन्य अभियान किया, जीतने के बाद वहाँ के क्षेत्र में जितना भी सोना, चांदी, धन, हाथी, दास जो भी मिलते थे सबको लेके गजनी चला जाता था। सबसे ज़्यादा ये हाथियों को देख के बड़ा प्रसन्न रहता था, इसने अपनी खुद की हाथियों की सेना बना ली थी। जब भी किसी राजा को पराजित करता वहाँ से कोई 35, कभी 50, कभी 150, कभी 200 हाथी लेके 300 हाथी लेके चला आता था। फिर क्या हुआ, इसने वहिंद पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। वहिंद पर आधिपत्य स्थापित करने के बाद वहाँ से जो भी धन संपत्ति थी उसको लूट के वापस गजनी जाने लगा। बीच में तभी उसी समय इसने यहीं पे नगरकोट पे भी हमला किया, और नगरकोट के मंदिर को वहाँ के लोगों ने इसका काफ़ी विद्रोह भी किया, लेकिन नगरकोट के मंदिर को इसने लूटा, वहाँ की संपत्ति ले गया। ऐसा माना जाता है कि यहीं जो नगरकोट का अभियान था, इसी से इसको भारत के मंदिरों में इतनी संपत्ति है इसका सुराग मिला था, इससे पहले इसको नहीं मिला था। तो एक तरीके से ये महमूद गजनवी का जो छठवां आक्रमण है, ये इसलिए इसको नगरकोट की लूट के नाम से भी विख्यात है ये, कि नगरकोट की लूट जो है किस सैन्य अभियान में थी महमूद गजनवी के, तो छठवें में थी। जो महमूद का छठा सैन्य अभियान था, ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है कि उस समय ये यहाँ से इतनी धन संपत्ति लेके गया कि सप्ताहों तक इसने प्रदर्शनी लगाई अपने गजनी लौट के, और वहाँ पे
मुस्लिम देशों के कई राजदूत उसको देखने आते थे कि महमूद इतनी मतलब चीज़ें यहाँ से लूट के ले गया था। कुछ तो ऐसा सामान था जो मध्य एशिया के लोगों ने पहले कभी देखा ही नहीं था। तो जो ये विजय थी इसकी हिंदुस्तानी शासकों पर, तो इसने क्या किया कि इसको मुस्लिम धर्म योद्धा के रूप में विख्यात कर दिया, मतलब प्रसिद्ध कर दिया, और एक हिंदुस्तान के विजेता के रूप में विख्यात कर दिया। और हिंदुस्तान को उस समय एशिया की स्वर्णिम गौरैया, यानी कि जो सोने की चिड़िया हम सुनते थे, वो बोला जाता था। तो उसके रूप में इसकी प्रसिद्धि को काफ़ी बढ़ गई महमूद गजनवी की। ये लिखा है, एशिया की स्वर्णिम गौरैया के विजेता के रूप में विख्यात हो गया। फिर इसका 7वां सैन्य अभियान हुआ। 7वां सैन्य अभियान जो इसका हुआ महमूद गजनवी का, वो एक तरीके से राजपूताना में इसका प्रवेश था। राजपूताना क्षेत्र जो अजमेर वाला क्षेत्र है और अजमेर के आसपास का जो क्षेत्र है वो राजपूताना क्षेत्र बोला जाता है। तो राजपूताना में इसका प्रवेश जो माना जाता है वो 7वें सैन्य अभियान से माना जाता है, जिसमें यह राजस्थान में ही एक जगह है नारायणपुर, जिसको आज नारायणपुर बोलते हैं, पहले नारायण बोलते थे, जो अलवर के निकट है। वहाँ पे इसका सैन्य अभियान हुआ। इसके शासक को पराजित किया नारायणपुर के, और वहाँ से भी अपना सोना चांदी जो भी बहुमूल्य वस्तुएं थीं, दास थे, उनको लेके ये गजनी लौट गया। अब इसका अगला जो 8वां सैन्य अभियान हुआ, 8वां सैन्य अभियान हुआ मुल्तान में। 1010 से 11 के बीच में इसका 8वां सैन्य अभियान हो रहा है। और कहाँ हो रहा है? मुल्तान में। अब ये मुल्तान में एक जो हमने नवासा शाह को देखा था 5वां सैन्य अभियान में, तो जो 4 व 5वें के बीच में क्या किया नवासा शाह ने, इससे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। उस समय नवासा शाह की जो मदद कर रहा था वो मुल्तान का राजा दाऊद था, जिसके खिलाफ इसका 4था सैन्य अभियान था। उसको थोड़ा याद करिए। और तो उसके खिलाफ वो नवासा शाह की मदद कर रहा था, तो एक तरीके से उसने भी महमूद गजनवी की अधीनता को छोड़ दिया था। तो जो इसका 8वां सैन्य अभियान हुआ उसी के खिलाफ हुआ, मुल्तान के राजा दाऊद के खिलाफ। और उसके खिलाफ सैन्य अभियान में उसने क्या किया, उसको बंदी बना लिया, और बंदी बनाने के बाद उसको अबदस्त कर दिया, मतलब वहाँ से हटा दिया। और फिर वहाँ पे एक तुर्की सैन्य अधिकारी को राज्यपाल बना के मुल्तान का ये चला गया। कहाँ जाएगा? वही गजनी जाता था। अब इसका अगला सैन्य अभियान जो हुआ, 9वां सैन्य अभियान, वो हुआ थानेसर के विरुद्ध। और थानेसर हिंदुओं के लिए, उस समय से मुसलमानों के लिए मक्का है, वैसे ही हिंदुओं के लिए थानेसर एक काफ़ी पवित्र जगह थी। अब मैं इसको गजनवी जो महमूद था, इसको ये तो पता था कि अगर थानेसर पे खुलेआम आक्रमण की मतलब घोषणा कर दी जाए तो इतने हिंदू शासक इकट्ठे हो जाएंगे थानेसर के नाम पे कि इसका जीतना मुश्किल है। तो जब इसने थानेसर को पे आक्रमण की योजना बनाई तो इसने किसी को भी नहीं बताया, यानी कि अपने भी अधिकारियों को इसने बताया नहीं। सिर्फ इसकी एक जो अपनी पर्सनल सेना रहती थी, अश्वारोही सेना, सिर्फ उसको तब पता चलता था जब आक्रमण के लिए निकल चुके होते थे। उनको भी पहले से नहीं अवगत कराया गया इस आक्रमण के बारे में। तो ये थानेसर गया, चंडीगढ़ के रास्ते हो, तो इसने अचानक से थानेसर पे धावा बोल दिया। हालांकि उसमें बीच में एक सरदार राम थे जिसने इसका मुकाबला किया, लेकिन वो इसकी सेना के आगे पराजित हो गए। पराजित होने के बाद ये वहाँ थानेसर जाके इसने तबाही मचा दी। यहाँ की थानेसर की जनता भी आश्चर्यचकित हो गई कि एकदम से ये क्या आंधी तूफान की तरह आ गया, और इसने 3 दिन तक लूटपाट की वहाँ पे, और ये वापस लौट गया। अब इसका 10वां सैन्य अभियान जो हुआ है, 10वां सैन्य अभियान फिर हिंदुशाही शासकों के विरुद्ध है इसका। अब हिंदुशाही शासकों ने क्या किया था कि अपनी जो राजधानी थी उसको बेहिंद से हटा के वो जो नमक श्रेणी वाली पहाड़ियाँ थी वहाँ पे नंदाना को बना लिया था। और उसी समय क्या हुआ कि एक जो 1012 ईस्वी में आनंदपाल की मृत्यु हो गई। तो आनंदपाल की मृत्यु हो गई तो उसका पुत्र हुआ त्रिलोचनपाल, और त्रिलोचनपाल का पुत्र हुआ भीमपाल। तो वो लोग नंदाना में रहते थे, लेकिन इसको भनक लगी तो इसने क्या किया कि आनंदपाल को मृत्यु के बाद इसने नंदाना पे आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में क्या हुआ कि त्रिलोचनपाल जो है कश्मीर की घाटी की तरफ भाग गया, और भीमपाल भी कुछ समय बाद वो भी भाग गया कश्मीर की घाटी की तरफ। और भागने के बाद वहाँ के जो सैनिक थे उन लोगों के, उन्होंने इसका सामना किया, लेकिन इसने नंदाना पे अपना आधिपत्य जमा लिया। किसने? महमूद गजनवी ने। तो इसका ये 10वां सैन्य अभियान था, 1013 से 14 के बीच में हुआ। अब अगला जो सैन्य अभियान था इसका, दोनों ही कश्मीर की तरफ भाग गए, और महमूद ने जो नंदाना था उसको एक सरोग नाम का व्यक्ति था जिसने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था, उसको नंदाना का राज्यपाल नियुक्त कर दिया था। अब 11वां जो सैन्य अभियान हुआ वो कश्मीर के खिलाफ ही हुआ महमूद का। इसमें क्या हुआ कि जो कश्मीर की घाटी के खिलाफ उसका 1015 से 16 में उसने कश्मीर की घाटी पर आक्रमण किया, और वहाँ से त्रिलोचनपाल और उसका पुत्र भीमपाल चुपचाप लाहौर की तरफ भाग गए, यानी पंजाब के उन क्षेत्रों में जाके अपना आधिपत्य कर लिया जहाँ पे अभी तक महमूद गजनवी नहीं पहुँचा था। तो वहाँ भाग गए।
फिर महमूद ने लोहकोट या लोहारिन के दुर्ग की घेराबंदी कर ली। अच्छा, कश्मीर का सैन्य अभियान ऐसा था कि जो वहाँ के दुर्ग के जो रक्षक थे उन्होंने महमूद का डटकर सामना किया। मजबूरन महमूद को घेराबंदी को हटाने पर विवश कर दिया और उसी समय हिमपात यानी बर्फ़ गिरने लगी। महमूद की सेना एक तरीके से अपाहिज सी हो गई, वो घाटियों में पहाड़ियों में अपना रास्ता भूल गई और एक तरीके से ये सौभाग्य से मान लो या जैसे भी थे, ये पहली पराजय थी महमूद की भारत में। इस पराजय के अलावा महमूद किसी भी सैन्य अभियान में नहीं हारा था, लेकिन ये महमूद की पहली पराजय थी कश्मीर घाटी का सैन्य अभियान, जो कि 11वां सैन्य अभियान था 1015 से 16 के बीच में। एकमात्र सैनिक अभियान है ये। अब हम बात करेंगे 12वें सैन्य अभियान की। 12वें सैन्य अभियान जो हुआ वो हुआ कन्नौज के राजा। अच्छा, इसी बीच ये 2 साल के लिए फिर गायब हो गया। 1016 से 1018 के बीच में गायब हो गया। फिर इसका जो अगला सैन्य अभियान हुआ है 1018 से 1020 के बीच में हुआ है। गुर्जर प्रतिहार सरदार शासक हुआ करता था, राज्यपाल तो कन्नौज के प्रति था। कन्नौज की तरफ जब ये अपना सैन्य अभियान के लिए आ रहा था, तो रास्ते में इसने बुलंदशहर को लूटा। वहाँ के राजा हरदत्त ने युद्ध किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया। मथुरा के शासक कुलचंद्र के सैनिक पर कम से कम 50,000 सैनिक युद्ध में मारे गए, शहीद हो गए या मारे गए। फिर उसके बाद कुलचंद्र ने अपनी पत्नी के साथ जो है आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो अपनी पराजय महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने तुर्की सैनिकों के हाथों पड़ने से स्वयं पराजय कर ली। उसके महमूद ने मथुरा के कम से कम हज़ारों मंदिरों को लूटा। फिर वो कन्नौज पहुंचा। कन्नौज पहुंचते पहुंचते राज्यपाल जो था वो भाग गया कन्नौज से। भागने के बाद महमूद गजनवी ने कन्नौज को लूटा। लूटने के बाद गजनी चला गया। फिर जो 13वां सैन्य अभियान हुआ इसका, वो कहाँ हुआ? महमूद का जो 13वां सैन्य अभियान हुआ वो कालिंजर के विरुद्ध हुआ। अच्छा, कालिंजर के राजा थे गंडा और उनका पुत्र हुआ था विद्याधर। ये दोनों चंदेल शासक थे। कौन थे? चंदेल शासक। तो चंदेल शासक के विरुद्ध हुआ। इसी बीच में जो राजा गांडा हैं, इनको जाना जाता है कि इन्होंने राज्यपाल की हत्या कर दी थी, क्योंकि उसने कायरतापूर्ण व्यवहार किया था, महमूद के सामने घुटने टेक दिए थे। इस वजह से राजा गंडा ने राज्यपाल को, जो कन्नौज का शासक था राज्यपाल, उसको मार दिया था ग्वालियर के शासक की मदद से। तो अब जो 13वां सैन्य अभियान था महमूद का 1020 से 21 के बीच में, उसमें जो है महमूद की एक तरीके से विजय भी नहीं हुई थी और राजा गांडा और विद्याधर की पराजय भी नहीं हुई थी, क्योंकि उसमें ऐसा हुआ था कि राजा गांडा ने, जो चंदेल शासक थे, उन्होंने खुद महमूद गजनवी को चुनौती दी थी युद्ध की। लेकिन उसी बीच एक रात पहले उनको पता चलता है कि उनके जो सहयोगी हैं, उनके जो साथ के लोग हैं, उन्होंने उनके साथ विश्वासघात कर दिया है। जब उनको ये पता चला तो वो वहाँ से अपनी संपत्ति जो भी था छोड़ छाड़ के भाग गए और उन्होंने कालिंजर के दुर्ग में शरण ले ली, जिस पर महमूद की घेराबंदी थी। और महमूद की घेराबंदी थी, वहाँ का जो इनका पुत्र था विद्याधर, वो कालिंजर के दुर्ग को, मतलब एक तरह से उसके अधीन था कालिंजर का दुर्ग। तो वहाँ पे क्या किया कि विद्याधर ने अपनी योग्यता का, कूटनीति का परिचय दिया और महमूद की प्रशंसा में एक कविता लिख के महमूद को भेजी, जिससे महमूद और इनके बीच में थोड़ा सा तालमेल बना और एक तरीके से वहाँ से जो घेराबंदी थी उसको हटा लिया गया। लेकिन एक और कारण था कि उस समय वर्षा जो ऋतु थी वो शुरू होने वाली थी और महमूद का जो आक्रमण का समय रहता था वो क्या होता था, वर्षा ऋतु के बाद आता था, सितंबर अक्टूबर में, और वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले ही चला जाता था, क्योंकि यहाँ की बारिश और ये सबसे गजनी का जो सिंधु नदी थी वो उफान पे आ जाती थी, तो वो वापस लौटने में उसको कठिनाई होती थी। और अगर वो भारत में रुकता था तो यहाँ की जनजाति भी उसकी सेना को लूट लेती थी, तो इसलिए वो पहले चला जाता। तो वही वर्षा ऋतु शुरू होने वाली थी तो वो जल्दी जल्दी में यहाँ से चला गया। तो यहाँ से ना राजपूत राजाओं की पराजय हुई थी ना उसकी विजय हुई थी, एक तरह से समझौता टाइप का होकर वो वापस लौट गए। अब 14वां सैन्य अभियान की बात करेंगे हम। तो 14वां सैन्य अभियान जो हुआ उसका, वो लाहौर के प्रति हुआ। लाहौर में जब हम देख रहे थे कि जो त्रिलोचन पाल था, एक तरह से यहाँ हिंदुशाही शासक जो थे उनका पतन ही हो गया, एक तरह से पूरे वंश को ही खत्म कर दिया गया। तो त्रिलोचन पाल और भीमपाल जो लाहौर आके बस गए थे, उसमें जो हुआ वो ये हुआ कि जो 14वां सैन्य अभियान है लाहौर पे कर दिया इसने, और इसमें त्रिलोचन पाल पराजित हो गया। पराजित होने के बाद वो कालिंजर की तरफ भागा और कालिंजर में वो शरण लेना चाहता था, कालिंजर के राजा की, लेकिन रास्ते में ही चंदेल शासक की शरण लेना चाहता था। लेकिन रास्ते में ही उसके ही सैनिकों ने, जो इस बात से परेशान हो गए थे कि बार बार इसका जो है सैन्य मतलब युद्ध महमूद गजनवी से हो रहा है, उन्होंने ही इसकी हत्या कर दी त्रिलोचन पाल की। और त्रिलोचन पाल की हत्या होने के बाद जो है इसका बेटा जो था 1026 ईस्वी में भीमपाल भी मारा गया। और जब भीमपाल की मृत्यु हो गई तो एक तरह से हिंदुशाही शासक जो है वो समाप्त हो गए।
और सबसे बड़ी बात थी कि इस समय पंजाब को गजनी साम्राज्य में मिला लिया गया, पंजाब को गजनी साम्राज्य में मिला लिया गया। और ये जो बात है ये है 1021 से 22 की। तो क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि पंजाब का विलय कब हुआ और किस सैन्य अभियान के दौरान हुआ। तो 1021 से 22 के बीच में हुआ, 14वें सैन्य अभियान के समय हुआ। अब हम बात चलते हैं 15वां सैन्य अभियान, और ये सबसे महत्वपूर्ण इसका सैन्य अभियान माना जाता है क्योंकि इसी को ही सोमनाथ मंदिर की लूट के नाम से जाना जाता है। इसको मंदिरों में कितनी धन संपत्ति है तो सब पता चली गई थी। तो सोमनाथ जो पड़ता है गुजरात में, एक बंदरगाह है सोमनाथ, वहीं मंदिर सोमनाथ के मंदिर है, वहाँ की जो धन संपत्ति वो इसको पता चल गया था। तो इसने अपनी सेना को इकट्ठा किया और जनवरी 1026 में सोमनाथ पहुंचा। ये पहुंचने के बाद वहाँ पे 3 दिन तक इसने जम के युद्ध किया। महमूद गजनवी उसमें विजय भी, हालांकि बहुत सारे राजपूत शासकों ने इसका प्रतिरोध भी किया, लेकिन अंततः इसकी विजय हुई। इस विजय के उपरांत इसने मंदिर को लूटा और उसी समय इसने बुद्ध सिकन की उपाधि धारण करने के लिए वहाँ पे एक जो शिव की मूर्ति थी, शिवलिंग था, उसको तोड़ा और बुद्ध सिकन की यानी कि मूर्ति भंजक बुद्ध सिकन की उपाधि धारण की और वहाँ से गजनी लौट गया। अच्छा, इसी समय ये पहली बार ऐसा हुआ कि जब इसने ये सोमनाथ के मंदिर की मतलब लूट कर रहा था और वहाँ से जब लौट रहा था तो ये रन के कक्ष होते हुए, सिंधु होते हुए वापस जा रहा था, क्योंकि बीच में इसको डर था कि जो है प्रतिरोध मतलब इसका अवरुद्ध किया जाएगा रास्ते में, क्योंकि बहुत सारे राजपूत शासक के लिए ये बहुत शर्म की बात थी। लेकिन बीच में ही इसने गुजरात की जो राजधानी थी अनिहिलवाड़ा पर अपना आधिपत्य कर लिया और वहीं ये पहली और अंतिम बार इसने ऐसी इसके मन में इच्छा आई कि भारतीय साम्राज्य निर्माण किया जाए। लेकिन इसके खुद के ही सैनिक और इसके जो साथ के लोग थे उन्होंने इस इच्छा को नकार दिया और उन्होंने इसका सहयोग नहीं किया। तो ये फिर वहाँ के जो यहाँ के गुजरात के शासक उस समय थे भीमदेव, ये यहाँ से चला गया गजनी। अब इसका 16वां सैन्य अभियान होता है। 16वां सैन्य अभियान इसका, अच्छा, जब ये सोमनाथ की लूट करके जा रहा था, सिंधु नदी के निचले तट पर कुछ जाट थे जिन्होंने इसकी सेना को लूटा था, इसका विरोध किया था। तो इसका जो अगला 16वां सैन्य अभियान होता है उन्हीं जाटों के खिलाफ होता है 1026 में से 27 के बीच में, और उन जाटों के खिलाफ होता है। और पहली बार इस अभियान में ये नौसैनिक कार्रवाई करता है। तो ये इसलिए भी इसका इम्पोर्टेंट माना जाता है कि उसमें ये नौसैनिक यानी कि नाव और इन सब का प्रयोग करता है इस हमले में। 17वां सैन्य अभियान, इसका अंतिम सैन्य अभियान जो होता है वो पंजाब के विद्रोहियों के विरुद्ध हुआ और 59 वर्ष की आयु में बीमारी के कारण महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे हमने एक तरीके से सारे इसके सैन्य अभियानों को देखा क्रम से। अच्छा, इतिहास में कोई कॉन्सेप्ट तो होता नहीं है कि न्यूटन का लॉ है जो आपको समझा दिया जाएगा और आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इतिहास का कॉन्सेप्ट यही है कि आप इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से पढ़िए, उसके कारण और प्रभाव को जोड़ के पढ़िए, क्या कारण थे, क्या प्रभाव हुए और क्रमबद्धता क्या थी। ऐसे ही मत उठा के पढ़ने लगे कि पहले मोहम्मद गौरी का आक्रमण पढ़ने लगे, फिर महमूद गजनवी का पढ़ने लगे, पहले दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश को पढ़ लिया, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ लिया। नहीं, आप क्रम से पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। और इतिहास भी एक समझने वाला विषय है, ऐसा नहीं है सिर्फ रटने वाला विषय है। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको क्रमबद्ध तरीके से जोड़ के चीज़ों को पढ़ाया जाए। इसलिए 17 अभियान कराए, नहीं तो इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ 2-3 अभियान मेन थे, उनको करा के आगे बढ़ा जा सकता था। तो इसको टाइम वेस्ट मत समझिएगा, एक बार स्पीड बढ़ा के इसको सुन लीजिएगा। बाकी जो वो एक कारण और प्रभाव की जो मैं बात कर रही थी, तो नेक्स्ट हमारा क्लास होगा, उसमें हम बात करेंगे कि जो तुर्की आक्रमण था उसके क्या कारण रहे थे और महमूद गजनवी के जो सैन्य अभियान थे उनका क्या कारण था, क्या उद्देश्य था, क्या प्रभाव रहा उनका। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपके जो भी सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। नोट्स आपको मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वहाँ से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन करिए लखनऊनुमा साइट पर जाके। बाकी जो भी आपका डाउट है वो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उसका जो आंसर है वो आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे लखनऊनुमा चैनल से और जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं यूनिवर्सिटी की वो भी आपको मिलती हैं। और लखनऊनुमा अकेडमी से जुड़े रहेंगे तो जितना भी सिलेबस है आपका सब्जेक्ट का वो भी यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगली क्लास में।